और मैं सुप्रीम कोर्ट से इसी चीज़ को मुद्दे को रखा भी हूँ। इस हफ्ते में वो निर्णय आ रहा है पिटीशन का, अब आप लोग चिंता मत करिए। ईवीएम से जो पर्ची गिरती है वीवीपैट से, उस पर्ची फिजिकल आपको मिलेगी और उसकी काउंटिंग करवाई जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों का एक आरोप भी है कि बटन यहाँ दबाओ वहाँ चला जाता है वोट, ऐसा क्या संभव है ईवीएम में? देखिए ईवीएम को लेकर हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इनको तो आप पहचान ही गए होंगे, ये हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के नरेंद्र मिश्रा जी। नरेंद्र मिश्रा जी अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अब इनकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं और ख़ास तौर से ईवीएम के मामले पर लोगों ने इनको खूब सराहा। जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने देखा कई एफिडेविट भी फाइल की थी, कई पीआईएल भी इनकी तरफ से लगाई गई थी। नरेंद्र जी, ईवीएम के मामले पर जनता का एक ही प्रश्न है आजकल, एक ही प्रश्न, ईवीएम हटेगा या नहीं? हालांकि कुछ गैर राजनीतिक संगठन ईवीएम हटाओ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, राजनीतिक दल उसमें शामिल नहीं है। सर, आपकी थ्योरी क्या कहती है? आप बहुत दिनों के बाद इस मुद्दे को पूछ रहे हैं। जी जी। मेरी नज़र में तो मुद्दा रोज़ है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को पहले नमस्ते करता हूं और आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, इस हफ्ते में वो पिटीशन लग गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो ईवीएम वीवीपैट्स चिप और उसके साथ में कोडिंग जो चुनाव के दौरान पर यूज की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में मैंने उसी समय पर जब हमारी पिटीशन अलाउ हुई थी, सेकेंडरी एविडेंसेस हमारे जितने थे डिस्ट्रॉय किया था। ड्यूरिंग आप जब हमारी सारी चीज़ें चल रही थी इलेक्शन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पेंडेंसी चल रही थी केस को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में हमने जैसे ही मूव किया, अब सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई के लिए इस वीक में तैयार हो गई है। और सारे की सारी जितने ईवीएम, लगभग 6.5 लाख के आसपास जो ईवीएम है, 3.5 लाख के आसपास में, सॉरी वीवीपैट 6.5 लाख थी, 3 लाख के आसपास में जो उसका ईवीएम्स मशीन है, इसके साथ में चिप्स हैं, बार कोडिंग है, ये सारी चीज़ों को दोबारा रिकॉल किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। बिना एविडेंसेस के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सेक्शन 90 से लेकर के 98 तक का पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस शुड बी रिजर्व for 1 year. It is the mandatory for every election commission's body. तो यहाँ पर तो ऐसा हुआ नहीं। चुनाव खत्म हो रहा है 3 दिसंबर को, आप देखिए काउंटिंग खत्म हो रही है, 6 दिसंबर को सारा का सारा पूरे भारत देश से ईवीएम गायब, वीवीपैट गायब, खराबी के नाम को दे करके, चाहे खराब हो या अच्छी। तो ये हमारा ईवीएम रिक्वेस्ट यही रहा है, इकट्ठा कहाँ की जाती है खराबी में? उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कुछ दिनों बाद उसमें आग लगा दी जाएगी, बिना आग के वहाँ आग लगेगी और शॉर्ट सर्किट बताया जाएगा, जैसे यूपी में हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो 2019 का लोकसभा का चुनाव है, जिसको मैंने दूसरी पिटीशन फाइल किया है, उस पिटीशन को लेकर के भी मैंने बोला है सारी चीज़ों को लेकर के कि 2019 में जिस तरह से महाराष्ट्र, जिस तरह से तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और यूपी में विभिन्न राज्यों में आप लोगों ने देखा है, विभिन्न लोकसभाओं में जो डेटा को लेकर के डिफरेंसेस आए हैं, उस डेटास के डिफरेंसेस की जो मेरी अगली पिटीशन है वो भी फाइल है। सर, यही चुनाव आयोग कहता है कि सिर्फ शक कर रहे हैं ये लोग, ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं, धांधली कोई नहीं सकती कभी। नहीं तो आप खुद बताइए ना, आपके माध्यम से क्यों बार बार कहें? नहीं, मैं आपके माध्यम से ये सारी चीज़ों को बोलना चाहता हूँ कि जो 2019 का लोकसभा को एडीआर की रिपोर्ट है, मिंट की रिपोर्ट है, क्विंट की रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ों की जो रिपोर्ट आई थी, उन रिपोर्टों के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि सारी डेटास में कैसे गड़बड़ियाँ हो रही हैं। वोट यदि 100 पड़ती है तो 200 वोट कैसे निकलती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब सारी चीज़ों को डिटेल को लेकर के दिया गया आपको 2019 के लोकसभा का, 2021 में उसकी केसवी फाइल हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन सारी जितने भी ईवीएम्स और वीवीपैट्स थे, सारी डेटास को क्यों डिस्ट्रॉय कराया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में वो आ गए सारी पिटीशन। पॉइंट नंबर 3, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको भी खुद सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको सिंगल वोट नहीं मिलती है। ये सारी बातें आप कैसे समझ पा रहे हैं? कोई भी कैंडिडेट नेशनल पार्टी का लड़ा हुआ है, वो कहता है कि सारे लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तो अपना वोट दिया हूँ। ये सारे मुद्दों को लेकर के है। इसके साथ में बीजेपी का जिस तरह से मैन पावर डेल कंपनी में उन्होंने बैठाया हुआ है, जैसा कि आज से 10-15 दिन पहले शर्मा जी ने क्वेश्चन उठाया था, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के दूसरा इसी का एक अगला पक्ष है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसमें भी इनके लोग बैठे हुए हैं, उसको क्यों आरटीआई के दायरे में नहीं रखा जा रहा है? उसमें एक प्राइवेट बॉडी रखी गई है, वो प्राइवेट बॉडी पूरी रेगुलराइज कर। यही लोगों का एक सवाल खड़ा होगा कि वेल में भी इनके लोग हैं, इलेक्शन कमीशन में इनके लोग हैं, तो क्या जो 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, जिसमें से ये भी सुप्रीम कोर्ट है, इनमें भी सरकार के लोग आ गए हैं? अभी जब तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हमारे चंद्रचूड़ साहब हैं, तब तक थोड़ी मुझे उम्मीद है।
आप इस चीज़ को ऐसे नहीं सोचने की ज़रूरत है। नहीं, और हर लोग जस्टिस सोचते ऐसे हो, हैं, ये भी लोग क्या सोचते हैं, हमारा हर व्यक्ति के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं आज कैमरा पे बात कर रहा हूँ। जी, जी। तो मुझे यह भी देखने की ज़रूरत है कि कौन जस्टिस कैसा है। लगभग सारे जस्टिस एक जैसे नहीं हो सकते और हर जस्टिस गलत नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम सारे लोग अंतिम न्याय के लिए ही यहाँ आते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी चंडीगढ़ के चुनाव को लेकर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने किस तरह से निर्णय लेने की कोशिश किया है। तो ये सारी चीज़ें देश में सर आती रहती एक हैं। प्रश्न और, चीफ जस्टिस साहब पे सवाल नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, रिएक्शन तो बड़ा तगड़ा आता है जो निर्देश आदेश आता है, लेकिन उस तरह से चीज़ें ग्राउंड पर नहीं आ रही हैं। ये तो फिर देखिए, आप उनके सारे कामों का कैलकुलेशन निकालिए और उसके बाद उनकी बातों को भी कैलकुलेट करके आप लोग सारे लोग मीडियाज़ के माध्यम से देखते हैं, जनता के माध्यम से वो सारी चीज़ें पता है। सारी चीज़ें एक तरफा हों ये तो मैं नहीं कह सकता, पर सारी चीज़ें जैसा आप कह रहे हैं वो सही है या गलत ये भी मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सारे डेटास को देख करके बोलने की ज़रूरत है। अभी मैं उन सारी डेटास का फैक्ट्स के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं, हो सकता है कि इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ही काम था, दे देते आदेश, एक ईवीएम आज से बैन। यही तो है, क्वेश्चन तो यही है कि लास्ट पॉइंट यहीं पर आके अटक रहा है कि जैसे किसानों का मुद्दा है, किसान क्यों आए हैं, आपने उसके बारे में नहीं सोचा है। आपने सीधा सुमोटो के बारे में सोच लिया, मैंने मान लिया, ठीक है। यह भी तो बोलने की ज़रूरत है, किसान इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े राज्यों से ठंडी में बरसात में आ रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह से आंसू के गोले फेंके जा रहे हैं, किस तरह से जवानों का यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से उनके ऊपर बारूद फेंके जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ज़रूरत है जानने की। जिस तरह से सुमोटो लिया गया, ये भी जानने की ज़रूरत है कि रोड में पूरी दीवार बना दी गई है चाइना की तरह, पूरी किल गाड़ दी गई, क्या वहाँ से एम्बुलेंस नहीं फंसेगी? आप खुद बताइए सारे लोग। आप मेन कॉज में नहीं जाते हैं उस पब्लिक के डीलिंग के बारे में कि जो प्रधानमंत्री ने भारत देश में पूरी मीडिया के सामने पर आके बोले थे कि हम पूरे इस कानून को वापस ले रहे हैं, हम ये सारी मिनिमम प्राइस जो सपोर्टिंग प्राइस है उसको दूंगा, क्यों नहीं दिया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश जी ने कहा कि ये किसानों को दिल्ली में आने से रोक दीजिए, नहीं तो ये पूरा जाम कर देंगे दिल्ली को। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? नहीं तो आदेश अग्रवाल को यह भी बोलने की ज़रूरत थी कि उनको यह भी बोलना चाहिए कि क्यों ये सारे लोग आए हुए हैं, उसको भी तो बोल सकते थे। वो चुनाव लड़ते हैं और कई बार चुनाव हारे थे वो, इस बार उनको सारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोगों ने मिलकर जिताया था, पर इसके लिए नहीं जिताया था कि आप जनता की आवाज़ को पूरा वायलेशन में दे देंगे, आप उसको बंद कर देंगे। आपको यह मुद्दा बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है कि यदि आपने आपकी बात इतना ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मान रहे हैं तो यह भी बोलने की ज़रूरत है कि क्यों आए हैं, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। आदिश अग्रवाल जी से भी मैं बोलना चाहता हूँ, ऑनरेबल जस्टिस साहब से भी कहना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से वकीलों के ऊपर बहुत सारे अटैक हो रहे हैं उसके ऊपर भी प्रोटेक्शन से एक्ट आना चाहिए। इसके साथ में बहुत सारी घटनाएं जो ईडी सीबीआई को लेकर के पूरे भारत देश में हंगामा है। आप लोग देखिए कितने बड़े स्कोर लेवल पर ईडी में केसेस फाइल हैं, लगभग 5900 के आसपास में केसेस हैं, जिसमें 25 केसेस अभी तक डिसाइड हो पाई हैं। आप सारे लोग बताइए, बाकियों का चार्जशीट नहीं फाइल है तो किसी कुछ नहीं है, किसी का ट्रायल नहीं चल रहा है, तो आप बताइए ना इसके बारे में क्यों नहीं लेते हैं आप सुमोटो? आप एक लीजिए सारी सुमोटो में, आप सुमोटो की बातें हो रही है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं देश में। इलेक्शन को लेकर के है, पूरा देश के ईवीएम को लेकर के बैन कर रहा है, पूरा अपोजिशन लीडर पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग कर रहा है कि हमें टाइम दिया जाए। क्यों नहीं आप डायरेक्शन दे देते हैं कि आप 2 दिन के अंदर में इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करिए? आप इन चीज़ों को पॉलिटिकली मैंडेट है कुछ चीज़ें जिसमें आदिश अग्रवाल के माध्यम से चीज़ें हुई हैं, इसलिए भी वो चीज़ों को लेकर के सारे पॉइंट्स पर बात करने की भी आवश्यकता है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस साहब ने हमारे एक तरफा थोड़ी सी बात करने की कोशिश किया है, उनके ग्राउंड को भी रेज करने की ज़रूरत है। तो अब चुनाव को महज कुछ महीने बचे हैं, 1-2 महीने मान लीजिए, और अब हम चुनाव में लोग तैयारी भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का तैयार हैं। अब वही मुद्दा फिर से अटक जाता है, ईवीएम बैलेट वाला। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2024 का चुनाव आप लोग ध्यान रखिए, ईवीएम से जो पर्ची गिरती है वीवीपैट से, ठीक है, उस पर्ची फिजिकल आपको मिलेगी और उसकी काउंटिंग करवाई जाएगी, और उससे जो काउंट होकर के जो फिर से बता देता हूँ, 2024 के चुनाव में वीवीपैट के पर्चियों की गिनती होगी और उन्हें मतदाताओं को सौंपा जाएगा। उसके आधार पर जो वोटें वहाँ पर बैलेट बॉक्स रहेगा, उस बैलेट बॉक्स पर वो सारी पर्चियों को डाला जाएगा और वो काउंट होगी। तो सर यही तो एडीआर की याचिका थी, इसमें यही मांग थी, सारे लोगों की यही मांग है, हम सारे लोग कहना चाहते हैं। और एक उसमें छोटी सी जो वीवीपैट से पर्ची दिखती है विजुअली वर्चुअली, वो हमारे हाथ में फिजिकली आनी चाहिए, उसको लेकर के हम सब लोग रिक्वेस्ट में हैं और वो हम कर रहे हैं। सर इतनी छोटी मांग को चुनाव आयोग क्यों लटका रहा है? दे देते पर्ची, कौन सी पर्ची में क्या है? स्पेसिफिक पार्टीज के लिए वो काम करना चाहते हैं, स्पेसिफिक पार्टी को सत्ता में बने रहना देना चाहते हैं, स्पेसिफिक लोगों के लिए वो काम करना चाहते हैं। वो जनता और 60% या 65% की जो आबादी को कवरेज करता है अपोजिशन,
उसकी बातों को वो नहीं ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा करने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। सर वीवीपैट लगाया गया था तो इसीलिए कि ईवीएम, अच्छा कुछ लोगों का एक आरोप ये भी है कि बटन यहाँ दबाओ वहाँ चला जाता है वोट, ऐसा क्या संभव है ईवीएम में? देखिए, ईवीएम को लेकर के 3 सर्किट होती है। एक ईवीएम होती है, एक वीवीपैट होती है और एक कंट्रोल यूनिट होती है। पहले ईवीएम 2019 से पहले जो होती थी, उस ईवीएम में ये चीज़ें होती थी कि उसको यदि बटन को दबाओ आप तो वहीं पर काउंट हो जाती थी ईवीएम में ही, यानी 1 नंबर में कांग्रेस है, 2 नंबर में बीजेपी है, ये सारी चीज़ों को लेकर के था। पर अब जो ईवीएम आई है वो ईवीएम में बैलेट पेपर्स जो वीवीपैट आया हुआ है, उस वीवीपैट में ही अब पर्चियों को लेकर के वीवीपैट में कुछ ऐसी चीज़ों को डाला जा रहा है जिससे जैसे ही ईवीएम में 1 नंबर स्विच को ऑन किया जाता है तो वो कैसे उसको पता चलता है कि वीवीपैट से 1 नंबर में कांग्रेस पार्टी है, 2 नंबर में बीजेपी पार्टी, तीसरे नंबर में और कोई है, चौथे नंबर में कोई और, कैसे पता चलता है? कंट्रोल यूनिट में कुछ न कुछ ऐसी सेटिंग की गई है जो इसके पहले होता था ऐसा नहीं होता था। अब और ज़्यादा टफ कर दिया इन्होंने और वीवीपैट को इन्होंने अपने हिसाब से मैन मेड बना दिया है, जो कि वैसे ही समझिए कि हमारे और आपके उस थॉट से वो परे है। पर वो जो लोग उसको स्पेसिफिक कंट्रोल करते हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो बेल कंपनी से रेगुलेटेड है, जो आरटीआई के दायरे में नहीं आती है, जिसमें बीजेपी के लोगों ने इस तरह से मॉनिटरिंग करा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर के है और इसलिए उन्होंने अपने मैन मेड लोगों को स्पेसिफिक तरीके से वहाँ पर बैठाया है। हैरानी की बात तो ये कि बीजेपी जो इसका विरोध करती थी आज उसी से चिपकी हुई है और कई देशों में बैन है, यहाँ पर बहाली कर दी गई। यही मेरा भी रीज़न है और मैं सुप्रीम कोर्ट से इसी चीज़ को मुद्दे को रखा भी हूँ। इस हफ्ते में वो निर्णय आ रहा है पिटीशन का, अब आप लोग चिंता मत करिए, कल परसों से आप लोगों को सबको दिखना शुरू हो जाएगा और इस हफ्ते में उसमें सुनवाई होगी। फिर बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों के चुनाव को जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस यूज किए गए थे उनको फिर से रिकॉल कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर, जैसे कि संकेत इशारे हुए हैं। नरेंद्र मिश्रा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं कह रहे हैं कि अब मतदाताओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीवीपैट की जो पर्ची है जो आपके हाथ में नहीं आती है, वो पर्ची आपके हाथ में आएगी। वीवीपैट की पर्चियों की 100% काउंटिंग भी कराई जाएगी और अगर ऐसा होता है तो कुल मिलाकर माना जाएगा कि असली जीत ईवीएम पर, असली जीत यही होगी। बहरहाल दोस्तों, आपने जो बातें सुनी ईवीएम को लेकर, बैलेट को लेकर, आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।